इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिसमें उन्होंने दलितों, आदिवासियों को और पिछड़ों को लेकर एक चिंता जाहिर की है उनकी स्थिति पर, और वो मुख्यधारा में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, नौकरियों में उनको समान रूप से भागीदारी, हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही है। तो उनकी उस चिंता को देख के मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन क्या उनकी चिंता वास्तव में उनकी मंशा भी है? इसको जानने के लिए चलो मैं आपको ले चलता हूँ इस जजमेंट की तरफ, जो 565 पेज की ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। इस जजमेंट पे बात करने से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। वहाँ दीवार के ऊपर इस तरह के नारे लिखे गए, दलितों भारत छोड़ो, चमारों भारत छोड़ो। यानी कि भारत की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले सम्राट वर्ग के छात्रों के मानसिक दशा क्या है, वो दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े लोगों के बारे में उनकी सोच कितनी घटिया है कि वो उनके बारे में लिख रहे चमारों भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो। कहीं ना कहीं ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर, आदिवासियों के अंदर आपस में भाईचारा बढ़ना शुरू हो गया है। ये लंबे समय से प्रयास अंबेडकरवादी तमाम बहुजन समाज के संगठन मिलकर यह प्रयास कर रहे थे कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को एकजुट होना होगा और दलित जातियों के अंदर या ओबीसी जातियों के अंदर, जो पिछड़ी जातियों के अंदर आपस में जो जातिवाद दिखता है वो खत्म होना चाहिए, आपस में भाईचारा बनना चाहिए और आपस में एकजुटता आनी चाहिए। खुशी की बात यह है कि इन वर्गों के बीच में, दलित जातियों के बीच में भी आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना शुरू हो गया है। एक तरफ वो बीच में संविधान रखते हैं और संविधान को रखने के बाद, संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद वो 5-5 एक दूसरे से वायदे करते हैं और शादी हो जाती है। कहीं एक तरफ लड़की या लड़का वाल्मीकि समाज का है और या दूसरी तरफ लड़का या लड़की जाटव समाज की है, या और दूसरी दलित जातियों की है, या फिर पिछड़ी जातियों में एक तरफ यादव है तो दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के, दूसरी जाति के लोग हैं। और वो जो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता बनना शुरू हुआ है, वो जो एकजुटता शुरू हुई है, उससे कुछ ना कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग, खासतौर पर जो राजनीति में जाति मानसिकता वाले लोग हैं या उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, वो बहुत बुरी तरह से घबरा गए, चिढ़ गए। जहां एक तरफ बेंगलुरु IIM के अंदर एक प्रोफेसर को दलित होने की वजह से उत्पीड़न किया जा रहा है, तो अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज के हैं, उसके अंदर भी हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ RSS के लोगों को देश की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर बनाया जा रहा है और साथ ही सारी देश की लगभग सब यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वाइस चांसलर हैं, जिनके पास यूनिवर्सिटी की सारी पावर होती हैं, वो उसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का ये जजमेंट आना, जब मैं इस जजमेंट को पढ़ता हूं तो इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से दिखती हैं। एक तो ये कि उधर आंध्रा के अंदर सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन किया गया था पिछड़ी जातियों के अंदर, दलित जातियों के अंदर, और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई थी और उधर फिर हरियाणा में बनाई गई। और इन सब से निकल के एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया गया था, EV चिनैया जजमेंट, जिसमें 5 जजों की जिसमें जजों की जो जजमेंट थी, उन्होंने इस अनुसूचित जातियों के अंदर ये क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन जो किया था, जो उपवर्गीकरण किया था, उसको आर्टिकल 341 और 341 और 2 का उल्लंघन बताया था। क्योंकि आर्टिकल 341 जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी क्लास को, SC के अंदर किसी जाति को डालना या हटाने की पावर राष्ट्रपति जी को अंदर है, लेकिन साथ में वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन साथ में 341 क्लोज 2 वो कहता है उसके लिए संसद के द्वारा उसको पारित किया जाना चाहिए। तो उसके अंदर जो जजमेंट वो आया, उसके बाद जो निर्णय पंजाब की सरकार ने किया था, वो निर्णय भी अल्टीमेटली वो जो हाईकोर्ट में मैटर गया था, पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर, उस हाईकोर्ट ने EV चिनैया के जजमेंट को रेफर करते हुए उस डिसीजन को अवैध करार दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर इसके ऊपर ये आया कि इस मुद्दे को प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए और उधर पंजाब की सरकार
सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से पहले 3 जज का जजमेंट 2010 के अंदर आया। उन्होंने कहा कि ये उपवर्गीकरण गलत है और ये आर्टिकल 341 का उल्लंघन होगा। फिर एक 5 जज की एक पीठ बनी और 5 जजों की पीठ का जजमेंट 2020 के अंदर आया। उस जजमेंट उसने कहा कि नहीं, उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति के अंदर किया जा सकता है, इसमें आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं है। तो इससे हुआ क्या कि एक तरफ चनिया वाली जजमेंट 5 जज की और एक तरफ ये पंजाब एंड हरियाणा वर्सेस देवेंद्र सिंह वाली जो सुप्रीम कोर्ट की फिर से 5 जज की जजमेंट। तो दोनों 5-5 जज की, तो फिर किसको माना जाए? तो फिर एक बड़ी पीठ को ये मामला रेफर किया गया, जिसमें 7 जज की एक बेंच बनी और उस बेंच ने 1 अगस्त 2024 को जजमेंट दिया। और उन्होंने एक मुद्दा उनके सामने जो डिसाइड करना था कि क्या वो सब क्लासिफिकेशन अनुसूचित जाति के अंदर किया जा सकता है, क्या ये आर्टिकल 341 क्लोज 2 का उल्लंघन तो नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन जो था नहीं कोर्ट के सामने, वो उन्होंने खुद बनाकर डिसाइड कर दिया। उन्होंने एक तो ये डिसीजन दिया, 7 जज की बेंच ने 6 और 1 के अनुपात के अंतर से एक तो जजमेंट ये दिया कि इसमें 341 का कोई उल्लंघन नहीं है और सरकारें चाहें तो वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं, अनुसूचित जाति के अंदर उपवर्गीकरण कर सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक 4 और 3 के अनुपात के अंदर एक जजमेंट अपनी तरफ से कोर्ट ने, जो कोर्ट के सामने विचाराधीन नहीं था, वो भी दे दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो जजमेंट था वो केवल ओबीसी के बारे में नहीं था, बल्कि वो SC ST पे भी लागू होता है। और उन्होंने इस जजमेंट के माध्यम से, उस जजमेंट को रेफर करते हुए ये और अपनी तरफ से डिसाइड कर दिया कि अनुसूचित जाति के अंदर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। तो ये जाति का आधार, ये उत्पीड़न जाति की वजह से है या आर्थिक स्थिति की वजह से है? ये जो रिजर्वेशन दिया गया ये आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया। संविधान कहता है those are socially and educationally backward classes they are entitled to get benefit of reservation, यानी कि जो समाज शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसमें कहीं भी आर्थिक आधार नहीं है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने अपनी मर्जी से अपने आप क्रीमी लेयर जोड़कर जो आने वाले समय के लिए एक मुसीबत अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर पैदा कर दी है, और साथ ही साथ जो बाकी लोगों को भी, और कल को ST के अंदर भी ये बात आएगी और सबको परेशान करने वाला सबब पैदा होने वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ ऐसे भी जजेज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मनुस्मृति को जायज़ ठहराते हैं, जो वर्ण व्यवस्था की बात भी कभी कभी जायज़ ठहरा देते हैं, जो वेदों को और मनुस्मृति को जायज़ ठहराते हैं, यहाँ तक हुआ कि एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक रेप के केस में डिसीजन देते हुए और आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया कि आरोपी ऊंची जाति का है और जिसका बलात्कार की जो कंप्लेनेंट है वो दलित जाति की है, तो ऊंची जाति का दलित जाति की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकता क्योंकि वो छूने से अपवित्र हो जाएगा। ये मानसिकता रही है समाज की, इसलिए ऊंची जाति का व्यक्ति दलित जाति की महिला से बलात्कार नहीं कर सकता। ये कहते हुए उन जज महाराज ने उस दोषी को आरोप मुक्त कर दिया, उसको बरी कर दिया। तो अगर ऐसे जज कोर्ट के अंदर जज बनकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं तो उनसे मैं ये उम्मीद कतई भी नहीं कर सकता हूं कि वो लोग न्याय करेंगे। जज बनना अलग बात है, वो भी इंसान है, वो भी उनके अंदर भी वो एक जाति से निकल के आए हैं। तो जाति की मानसिकता अगर उनके अंदर जिंदा रहती है तो वो जुडिशियस कैरेक्टर कभी हो नहीं सकता और उनसे ये उम्मीद मैं नहीं कर सकता कि वो न्याय करेंगे। इसीलिए अनेकों जजमेंट के अंदर न्याय नहीं नजर आता, उत्पीड़न नजर आता है। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर दलित जातियों के अंदर कुछ जाति बहुत ज़्यादा पिछड़ गई हैं तो उनको आगे लाने के लिए विशेष व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। लेकिन वो कैसे होगी? इस जजमेंट के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात जरूर कह दी है कि इस जजमेंट को कोई भी सरकार फॉलो तो कर सकती है, लेकिन करने से पहले उसको एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करना होगा, यानी कि जाति का और आर्थिक सर्वे करना पड़ेगा, जाति जनगणना करनी पड़ेगी। तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है? हम तो चाहते हैं कि सरकारें जाति जनगणना कराएं, आर्थिक सर्वे करवाएं, ताकि कौन कौन सी जाति का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन सरकार के अंदर है, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन सरकार की कौन कौन से स्तर की नौकरियों के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, और देश के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इंडस्ट्रीज है, ट्रेड है, बिजनेस है या दूसरे क्षेत्र हैं, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग को लोगों को कितना प्रतिनिधित्व मिला, ये भी उस आर्थिक और जाति के
सर्वे से, उस जनगणना से ये भी तय हो जाएगा और साथ में ये भी पता चलेगा कि ये गंदी मानसिकता वाले लोग इन वर्गों के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल करके उपलब्ध होने के बावजूद कैसे नकार देते हैं। और ये भी पता चलेगा कि देश के अंदर एक तरफ सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करते हुए पिछले 15-20 सालों के अंदर लगभग 1.25 लाख सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी हुआ करती थी, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो MTNL BSNL हो, चाहे इसके साथ साथ और दूसरी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हो, या उसके साथ साथ आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, या बंदरगाह हो, या एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट्स हों, ये सब धीरे धीरे करके जो प्राइवेटाइज किया गया है उसमें तो नौकरी सरकारी नौकरी के अवसर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लगभग बंद कर दिए गए हैं। नौकरियां हैं नहीं और पढ़े लिखे लोगों की दलित जातियों में भी भरमार है, तो ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कैसे? एक तरफ आप ठेकेदारी प्रथा लागू करते जा रहे हैं, तमाम विभागों में ठेके पे भर्ती कर रहे हैं और ठेकेदारों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के अंदर उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि सबको मौका मिले। तो इस ठेकेदारी प्रथा के चलते हुए मौका मिलेगा कैसे? तमाम दलित समाज के लोग, मैं खुद भी कहता हूं कि सभी जातियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति की भी जो जाति पिछड़ गई हैं उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस ठेकेदारी प्रथा के चलते और साथ में जो आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि इन वर्गों से शिक्षा लगभग छीन चुकी है और अवेलेबल भी होता है कैंडिडेट तो आप नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं, तो न्याय होगा कैसे? इन लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा कैसे? आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग इन सारे मुद्दों पर जरूर चिंतन कीजिए, क्योंकि ये जजमेंट एक साजिश है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों में आपस में लड़ाई करवाने की। हमें लड़ना नहीं है, हमें किसी साजिश का शिकार नहीं होना है, हमें मिलजुल के आपस में भाईचारा बनाते हुए आगे चलना है। इन मुद्दों को अच्छे से स्टडी करके कैसे सोल्यूशन हो, कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, कैसे देश की सरकारें ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए बाध्य हों, कैसे हमारे लोगों को सरकारी खर्चे पे शिक्षा मिले, खासतौर पर हायर एजुकेशन, क्योंकि सरकारें 12वीं तक तो पढ़ाने की बात करती हैं, हायर एजुकेशन का खर्चा इतना ज़्यादा है, लाखों रुपए फीस लगती है और वो लाखों रुपए की फीस हमारे समाज के लोगों के पास नहीं है, तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? इन सब बातों पे चिंतन करने की जरूरत है और आपस में भाईचारा बनाने की जरूरत है। इस जजमेंट की वजह से किसी भी वजह से आपस में टकराव नहीं करना है, क्योंकि ये तो साजिश है हमें आपस में लड़ाने की, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जरूर चिंतन कीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय